अगर 13 मई को कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक हार जाती है दोस्तों, तो अडानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बढ़ जाएगा। और मैं ऐसा दावा क्यों कर रहा हूं दोस्तों? सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 10 मई को कर्नाटक में वोट डाले जाने वाले हैं और 13 मई को नतीजे आएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पिछले 5 सालों से वहां पर है, उस पर सबसे गंभीर आरोप क्या है कि ये 40% कमीशन की सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है। याद कीजिए चेहरा संतोष पाटिल, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता। इसने आत्महत्या कर ली थी। जानते हैं क्यों? इसने आत्महत्या इसलिए कर ली थी क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट उसे दिया गया था उससे लगातार कमीशन मांगा जा रहा था। वो कह रहा था मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, लिहाजा उसने आत्महत्या की। और खत किसको लिखा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और आरोप किस पर लगाया? इस शख्स के.एस. ईश्वरप्पा पर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और यही नहीं, 2012-13 में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटक के। अब कल्पना कीजिए दोस्तों कि अगर बीजेपी 13 तारीख को हार जाती है तो उसका केंद्र स्तर पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि हार किसकी होगी? सिर्फ बीजेपी की नहीं होगी। हार एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की होगी जो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी है, जिस पर 40% कमीशन खोरी का आरोप लगता रहा है। और अगर ऐसा हुआ, क्योंकि बीजेपी पिछले 2 सालों से क्या कर रही है? बीजेपी कर्नाटक में लगातार सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रही है। याद कीजिए किस तरह से हिजाब विवाद को जन्म दिया गया। कुछ हुआ? नहीं हुआ। बार बार इसी तरह से कोई ना कोई हिंदू मुस्लिम सियासत वाले मुद्दे को ज्वलंत किया जाता है कर्नाटक के अंदर। मगर बावजूद इसके इस वक्त बीजेपी की हालत कमजोर है। और अगर वो 13 मई को हार जाते हैं, और एक बहुत बड़ा अगर है, तो यकीन मानिए दोस्तों इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसी साल 3 अन्य राज्यों में चुनाव है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। उन पर इसका असर पड़ेगा। और अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपने परम मित्र गौतम अडानी का बचाव करते रहे हैं, कर्नाटक के चुनावों के नतीजों के बाद उनका बचाव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि गौतम अडानी की कंपनी पर भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के आरोप हैं, वित्तीय अनियमितता के आरोप हैं। राहुल गांधी वैसे ही कह रहे हैं, कहां हैं 20,000 करोड़? किसने दिए गौतम अडानी को 20,000 करोड़? वो फर्जी शेल कंपनियों पर सवाल उठा रहे हैं, काले धन पर सवाल उठा रहे हैं। ये तमाम मुद्दे वो उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, गौतम अडानी का नाम जैसे ही सामने आता है तो मोदी जी डर क्यों जाते हैं? ये तमाम मुद्दे राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं दोस्तों। और अगर कर्नाटक में हार हो जाती है बीजेपी की, तो केंद्र स्तर पर गौतम अडानी को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। हो सकता है कि उसके बाद एक ऐसी राजनीतिक लहर चल पड़े जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के मुद्दे पर रक्षात्मक मुद्रा में आ जाए। इसी कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपके सामने एक नाम लिया, के.एस. ईश्वरप्पा। आप जानते हैं आज इनको लेकर एक और बहुत बड़ी खबर आई है, मगर कोई भी न्यूज चैनल आपको यह खबर नहीं दिखा रहा। खबर क्या है दोस्तों? के.एस. ईश्वरप्पा, जिन पर आरोप लगा था एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आत्महत्या करने पर मजबूर करने के लिए, हालांकि उस जांच में उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी, उन के.एस. ईश्वरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, राजनीति से संन्यास ले लिया है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उन्हें टिकट नहीं मिलने वाली है। और टिकट क्यों नहीं मिलने वाली है? क्योंकि बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दों पर घिरी हुई थी। के.एस. ईश्वरप्पा उस मामले के बाद चर्चा में आ गए थे। 40% कमीशन खोरी वाली सरकार के कहीं ना कहीं चेहरा बनते जा रहे थे, इसलिए अब उन्होंने सक्रिय राजनीति से इस्तीफा दे दिया। क्या आपने किसी भी न्यूज चैनल में इसकी चर्चा सुनी? बिल्कुल नहीं सुनी। उल्टा किरण रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जब वो बीजेपी में गए, कांग्रेस के ये नेता जब बीजेपी में गए, तब एबीपी न्यूज ने इसे कर्नाटक में कांग्रेस के लिए झटका बता दिया। मैं नहीं भूला हूं, न्यूज 18 के एक पत्रकार हैं, उन्होंने इसी तरह से दक्षिण में 2 या 3 जो नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हो गए थे, इसे कर्नाटक में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका बताया।
जबकि उनका कर्नाटक से कोई लेना देना नहीं था। आज के.एस. ईश्वरप्पा, जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, संतोष पाटिल प्रकरण के बाद मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया, इसकी चर्चा क्यों नहीं की जा रही है? 1 2 3 4 नहीं, 5 भारतीय जनता पार्टी के 5 विधायक जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, कई एमएलसी शामिल हो गए हैं, इसकी चर्चा क्यों नहीं की जा रही है? क्या यह बात आपको अटपटी नहीं लगती? तो कहने का अर्थ यह दोस्तों कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से घिर गई है, और अगर कर्नाटक का नतीजा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आता है तो यकीन मानिए दोस्तों, इसका असर केंद्र सरकार पर पड़ने वाला है। अभी 1 महीना रह गया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को भुनाने में लगी हुई। याद कीजिए प्रधानमंत्री किस तरह से कर्नाटक के एक टाइगर रिजर्व में पहुंच गए थे। तमाम न्यूज चैनल्स ने उसका दिन भर प्रचार प्रसार किया। यानी कि अब बीजेपी के पास एक ही तरीका है, प्रधानमंत्री का चेहरा हर तरफ दिखलाया जाए। कर्नाटक चुनाव से पहले हर न्यूज चैनल के हर फ्रेम में प्रधानमंत्री दिखें, और शायद इसी के जरिए उन्हें चुनावों में जीत हासिल हो जाएगी। एक ही ये रास्ता बचा हुआ है, मगर जो असली मुद्दे हैं उस मुद्दे से कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान भटकाना। इसलिए रामनवमी में हिंसा होती है, इसीलिए बिहार मजदूरों के बारे में अफवाह फैलाई जाती है कि 12 बिहारी मजदूरों को तमिलनाडु में मौत के घाट उतार दिया गया। इसलिए उत्तर प्रदेश में 4 हिंदू महासभा के लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, आरोप कि उन्होंने गाय की हत्या की ताकि दंगे करवाए जा सकें, ताकि मुसलमानों को फंसाया जा सके। कर्नाटक में भी यही हो रहा था। याद कीजिए किस तरह से हिजाब विवाद को बेवजह तूल दिया गया था। इसकी नींव पिछले 2 सालों से रखी जा रही थी, और उसकी वजह क्या थी कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो लगातार बीजेपी घिरी हुई है, उस पर किसी तरह से पर्दा डाला जाए, पूरी कोशिश की जा रही थी। अब देखिए छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं दोस्तों इस साल के अंत में। यह वीडियो देखिए। इस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं ना, वो शपथ ले रहे हैं। क्या शपथ ले रहे हैं जानते हैं आप? मुसलमानों और ईसाइयों के धंधे को बॉयकॉट करने का यह वीडियो है दोस्तों वो। और वो शपथ क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पूर्ण रूप से गैर हिंदू, चाहे वो मुस्लिम हो या ईसाई, किसी भी प्रकार का व्यापारिक लेन देन नहीं करेंगे। चाहे वो फूल फल गद्दा कबाड़ किराना किसी भी प्रकार का सामान हो, मुसलमानों से क्रय नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा लेता हूं कि उनका पूर्ण रूप से आर्थिक बहिष्कार करूंगा। यानी कि छत्तीसगढ़ में जहां भूपेश बघेल का दबदबा है, वहां पर भी सांप्रदायिक माहौल को बर्बाद किया जा रहा है। बस्तर में देखिए दोस्तों, एक टकराव को लेकर वहां दुकानें बंद हैं, और इस बंद का समर्थन बीजेपी कर रही है, यानी कि बीजेपी उस बंद के पीछे है। छत्तीसगढ़ में इसी तरह से माहौल को ज्वलंत किया जा रहा है, सांप्रदायिक तौर पर भड़काया जा रहा है। क्यों? क्योंकि साल के अंत में छत्तीसगढ़ में चुनाव है। यानी कि बीजेपी जीत का सिर्फ एक ही रास्ता देखती है, हिंदू मुस्लिम सियासत, सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ काम करना। चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर छत्तीसगढ़ हो। कर्नाटक में भी अपनी हरकतों पर पानी डालने के लिए या पर्दा डालने के लिए क्या किया जा रहा था? हिजाब के विवाद को बेवजह तूल दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां की सरकार बदनाम है, 40% कमीशन खोरी वाली सरकार के तौर पर जानी जाती है। यही तो खेल है सारा। जब मैंने इतनी आसानी से इस खेल को देख लिया तो आपको किसने रोका है? आपकी आंखें क्यों बंद हैं? आप क्यों नहीं ये खेल देख पा रहे? अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।